नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज आपके सामने प्रस्तुत हो रही हूँ एक प्रमुख विषय जैव ईंधन दिवस पर कुछ संक्षिप्त जानकारी लेके। जैसे कि पता है आपको, ईंधन इस समय हमारी देश के लिए और वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आया है। ईंधन एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम इधर से उधर जाना आज की डेट में, आज के माहौल में, आज के एटमॉस्फेयर में जाना हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बिना ईंधन के हमारे वाहन नहीं चलेंगे और हमारे वाहन नहीं चलेंगे तो हमें अपना जो रास्ता तय करना होता है वो कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस 2015 से केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा यह मनाया जा रहा है। सतत विकास को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने, गैर जीवाश्म ईंधन जैव ईंधन के महत्व को बताने तथा जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हर साल 10 अगस्त को जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। यह दिन बायोमास और जैविक सामग्रियों से प्राप्त नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है। जैव ईंधन जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उन्हें जीवाश्म ईंधन का एक स्वच्छ विकल्प माना जाता है। यह दिन जैव ईंधन को अपनाने को बढ़ावा देने और हरित और पर्यावरण को अनुकूल भविष्य में योगदान देने के लिए अनुसंधान और विकास नीति ढांचे और प्रोत्साहन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है और करता रहेगा। तो मेन इसका उद्देश्य जो है, हमेशा किस तरह से अनुसंधान और नया विकास हो जिसके द्वारा देश को कोई लाभ हो, हमेशा यही रहता है। जैसे कि आप जानते हैं, हर दिवस को बनाने के पीछे उसकी एक थीम होती है। तो इस बार के जैव ईंधन दिवस की जो थीम है वो है अनलॉकिंग द फ्यूल पोटेंशियल ऑफ बायोफ्यूल्स इन इंडिया, अर्थात भारत में जैव ईंधन की पूरी क्षमता को उजागर करना। और हर किसी थीम को डेवलप करने के पीछे या हर किसी उद्देश्य को निर्धारित करने के पीछे उसका एक इतिहास होता है। ऐसे ही जैव ईंधन दिवस का भी एक इतिहास है। यह दिवस सर रुडोल्फ डीजल के सम्मान में मनाया जाता है। वह डीजल इंजन के आविष्कारक थे जो जीवाश्म ईंधन के विकल्प के तौर पर वानस्पतिक तेल के प्रयोग की संभावना की भविष्यवाणी करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ऐसा माना जाता है कि विश्व जैव ईंधन दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया और तभी से हमारा देश तथा दुनिया के सभी देश इसके सम्मान में हर साल इस दिवस को आयोजित कर रहा है और इसके सम्मान में यह दिवस मनाया जा रहा है। वैसा माना जाए तो सर रुडोल्फ डीजल एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने 1892 में डीजल इंजन का आविष्कार किया था। इसके अलावा 9 अगस्त 1983 को रुडोल्फ ने मूंगफली तेल मशीन का संचालन किया और इसका प्रयोग करके मशीनरी चलाने में वनस्पति तेल की क्षमता की कल्पना करी। उनके मूंगफली तेल आधारित मैकेनिक इंजन के जीवाश्म ईंधन को वनस्पति तेल से बदलने की क्रांतिकारी अवधारणा शुरू करी और इसी अवधारणा को याद रखने हेतु यह दिवस एक महान दिवस के रूप में हमेशा मनाया जाता है। विश्व जैविक ईंधन दिवस गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में उसको जागरूकता बढ़ाने के लिए हमेशा मनाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो इस दिवस को और अधिक सक्षम बनाने के लिए और अति विख्यात बनाने के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा के सहयोग से नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने इस पर 2 योजनाएं प्रारंभ करी हैं। एक है इंटरेस्ट सबर्वेशन योजना, दूसरी है जैविक अपशिष्ट स्ट्रीम्स का जीआईएस पर आधारित इन्वेटर टूल, जो कि हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं के रूप में साबित हुई है। जैसे मैंने बोला कि इसके लिए 2 योजनाएं लागू करी हैं। तो पहली जो मैंने बोला इंटरेस्ट सबर्वेशन योजना, ये क्या है देखिए, यह अपशिष्ट से ऊर्जा संबंधी बायो मिथेनेशन परियोजनाओं और अभिनव व्यापार मंडल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मैंने कहा यह अपशिष्ट से ऊर्जा संबंधी बायोमिथेनेशन परियोजनाओं तथा वित्तीय सहायता प्रदान करनी होती है कहा। तो बायोमिथेनेशन क्या है, पहले आपको मैं इससे पहले ये बताना चाहूंगी कि बायोमिथेनेशन क्या होता है, क्योंकि साइंटिफिक वर्ड है। बायोमिथेनेशन का मतलब हुआ जिसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों को अवयवी परिस्थितियों में सूक्ष्म जैविक रूप से बायोगैस में चेंज किया जाता है। मतलब बायोगैस में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है, इसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों के द्वारा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोमिथेनेशन। और इसमें क्या किया जाता है, इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा जैव मिथेनेशन परियोजनाएं आमतौर पर पूंजी गहन, वित्तीय रूप से
परिचालक लागतें, राजस्व, विशेष रूप से बायोगैस यील्ड तथा इसके उपयोग दोनों पर संवेदनशील योजनाएं हैं। ऐसी योजनाओं में नवाचार का उद्देश्य समग्र ऊर्जा उत्पादन में सुधार करना होता है, जिसे ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम से कम किया जा सके, लेकिन स्थापना चरण में प्रारंभिक योजना लागत अधिक हो सकती है। स्टार्टिंग में ये क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य रहता है किस तरह से ऊर्जा का उत्पादन में सुधार किया जा सके। लेकिन बाद में राजस्व में वृद्धि और परियोजनाओं के जीवन काल में परिचालन लागत कम होता है। कहने का मतलब है कि इस योजना को स्टार्टिंग करने में तो पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन जब परियोजना स्टार्ट हो जाती है उसके पश्चात राजस्व में वृद्धि होने की संभावना तथा मध्य क्षेत्र में जो कार्य क्षेत्र हो उसमें भी लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरी योजना हमारा है वो GI, दूसरी योजना हमने कहा जैविक अपशिष्ट स्ट्रीम का GIS पर आधारित इन्वेंटरी टूल। यह टूल पूरे भारत में उपलब्ध शहरी और औद्योगिक जैविक कचरे एवं उसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता के जिला स्तर पर अनुमान प्रदान करता है। मतलब जो कचरा है उसके द्वारा किस तरह से हम ईंधन बना सकते हैं और उस ईंधन का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, इस पर आधारित होती है। GIS का मतलब क्या हुआ, भौगोलिक सूचना प्रणाली। टूल्स SEMs लघु एवं मध्यम उद्यम और परियोजना डेवलपर्स और ऊर्जा परियोजना के लिए नए अवशिष्ट से ऊर्जा परियोजना स्थापित करना, उसको सक्षम बनाए रखना तथा देश में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में बायोमिथेनेशन के विकास की सुविधा प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये तो मेन वो योजनाएं हैं जो गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व को जागरूकता बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा लागू की गई है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि भारत में जैव ईंधन की कितनी श्रेणियां होती हैं, कितनी श्रेणियों में उसको रखा गया है। जैसे कि विश्व जैविक ईंधन दिवस हम बना रहे हैं 10 अगस्त को, तो भारत की केंद्रीय सरकार के अनुसार देश में जैव ईंधन की महत्वपूर्ण 5 श्रेणियां मानी गई हैं। पहली है बायोडीजल। बायोडीजल क्या है, देखिए, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकल्प फैटी एसिड का एथिल या मिथाइल एस्टर है, जो फैटी एसिड का जो डेरिवेटिव होता है। गैर खाद्य वनस्पतिक तेल, जैव तेल, एसिड तेल, प्रयुक्त खाना पकाने में प्राप्त होने वाला तेल। इसके अलावा बायोडीजल के अंदर पशु वसा भी प्राप्त हो सकते हैं। मतलब बायोडीजल के अंदर ये सब चीजें आती हैं, फैटी एसिड वगैरह आता है, ना खाने वाला तेल आता है, ठीक है, एसिड तेल आदि इसके अंदर आते हैं। सेकंड है हमारा बायो इथेनॉल। यह जैव ईंधन, स्टार्च युक्त पदार्थ, चीनी उत्पादक, सेलुलोज पदार्थ, औद्योगिक कचरे जैसे बायोमास से निकाला जाता है। जो बायो इथेनॉल है इन सब चीजों से निकाला जाता है। कुछ सामान्य चीनी युक्त सामग्रियों में मीठा, ज्वार, गन्ना और चुकंदर आदि शामिल भी होते हैं। इसके अलावा बायो एथेनॉल का उत्पादन वन और कृषि अवशेष, लकड़ी के अवशिष्ट और खोई जैसी सेलुलोसिक सामग्रियों से प्राप्त किया जाता है। जिन चीजों से प्राप्त किया जाता है उसके आधार पर ही उनमें इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहा मैंने, बायो इथेनॉल। ये मीठा, ज्वार, गन्ना, चुकंदर, इन सब चीजों के हम फाइंड आउट कर सकते हैं बायो एथेनॉल। तीसरा जो जैव ईंधन हमारे इंडिया में माना जाता है वो है जैव संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम कहते हैं CNG। बायो CNG शुद्ध बायोगैस के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो सीवेज, जल कृषि अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट से प्राप्त होता है, यानी कि सारा वेस्टेज मटेरियल है। और इस जैव ईंधन की ऊर्जा क्षमता संचारण जीवाश्म ईंधन से प्राप्त प्राकृतिक गैस के बराबर ही होता है। यानी कि सब वेस्टेज मटेरियल से बनाया गया जो ईंधन है, ऐसा नहीं है कि वो वेस्टेज से बनाया गया तो उसकी क्षमता क्या है, कम होगी। उसका जो क्षमता है हमारी प्राकृतिक गैस की तुलना के क्या है, हमेशा बराबर ही मानी गई है। फोर्थ है हमारे पास, मैंने बोला ना 5 है, तो फोर्थ है हमारे पास ड्रॉप इन ईंधन, जो बायोमास, कृषि अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट आदि से निर्मित कोई भी तरल ईंधन है जो इंजन प्रणाली में संशोधन की आवश्यकता के बिना ऑटोमोबाइल के उपयोग के लिए मिश्रित या शुद्ध रूप से जेट ईंधन, HSD और MS के भारतीय मानकों को पूरा करता है। यानी कि जेट ईंधन वगैरह में ये प्रयोग किया जाता है, जो वर्तमान पेट्रोलियम वितरण प्रणाली के रूप में उपयोग किया जाता है। जो हमारी पेट्रोलियम प्रणाली है वो ड्रॉप इन ईंधन के रूप में ही हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा उन्नत जैव ईंधन। गैर खाद्य पदार्थ जैसे शैवाल, घास, अवशेष धाराएं, औद्योगिक कचरों से प्राप्त ईंधन को उन्नत जैव ईंधन के रूप में माना गया है। इसके अलावा लकड़ी के बायोमास, मकई की भूसे, चावल का भूसा, गेहूं के भूसे, खोए के लिग्नोसेल्युलिक एसिड, फीड स्टॉक से निकाले गए ईंधन भी जैव ईंधन के रूप में माने जाए हैं और जो कि उन्नत जैव ईंधन के रूप में माने गए हैं। तो भारत में पाए जाने वाले 5 टॉप श्रेणी के जो ईंधन है वो है हमारा बायोडीजल, बायोएथेनॉल,
सीएनजी, ड्रॉप इन ईंधन और उन्नत जैव ईंधन माने गए हैं। और इन जैव ईंधन को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने कई पहल करी है, जैसे कि जैव ईंधन का सम्मिश्रण। जैव ईंधन के सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें इथेनॉल के लिए प्रशासनिक मूल्य तंत्र, तेल विपणन कंपनियों के लिए खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना, औद्योगिक विकास और विनिमय अधिनियम 1951 के प्रावधानों में संशोधन आदि की पहल की गई है। सरकार हर क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रही है और इस क्षेत्र में भी सरकार पेट्रोलियम ईंधन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा क्या रहती है, तत्पर रहती है। दूसरा जो है सरकार हेतु जो पहल है वह है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने जैव ईंधन उत्पादन के लिए साइनोबैक्टीरियम का उपयोग करने की एक नई विधि विकसित करी है, जो ईंधन बनाने में बहुत ज्यादा क्या होगी, हेल्पफुल होगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने अधिशेष चावल को इथेनॉल में बदलने की अनुमति दे दी है। पहले ये अनुमति नहीं थी, लेकिन हाल ही में अधिशेष चावल को इथेनॉल में बदलने की क्या हो गई है, अनुमति मिल गई है। अब जो वेस्ट चावल है वो इथेनॉल में अगर कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमें इससे क्या मिल पाएगा, ईंधन पर्याप्त मात्रा मिल पाएगा, क्योंकि ईंधन की समस्या हमेशा रहती ही है। एक है प्रधानमंत्री जीवन योजना, जो 2019 में लागू करी। प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 में लागू कर गई। इस योजना का उद्देश्य दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल उत्पादन हेतु वाणिज्य परियोजनाओं की स्थापना के लिए पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना और इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना है। यानी कि इस योजना का प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था और उन्हीं के नाम पर यह प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 में लागू की गई। गोबर धन योजना, यह योजना खेतों में मवेशियों के गोबर और ठोस कचरे की उपयोगी खाद बायोगैस, बायो सीएनजी में बदलना और इस प्रकार गांवों को साफ रखना और ग्रामीण परिवारों को आय बढ़ाने की तरफ केंद्रित करती है। आपको पता है गाँव घरों में गोबर वगैरह इस तरह से इधर उधर फेंका जाता था, जो इधर उधर पड़ा रहता है, फिर इससे गंदगी फैलती है, मक्खियां मच्छर होते हैं। तो उसके लिए गोबर धन योजना लागू करी गई, जिससे गोबर के द्वारा गैस बनाई जाती है, यानी कि ईंधन का प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस योजना बहुत अच्छे तरीके से हमारे गांव घरों में लागू की गई और इसका प्रयोग गांव वाले बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, जिससे गांव साफ भी रहते हैं और साथ साथ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ईंधन भी प्राप्त हो जाता है और वो उस ईंधन का प्रयोग अपने घरेलू कार्य हेतु करते हैं। इसके अलावा है रिस्पांस यूज्ड कुकिंग ऑयल योजना। यह भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य ऐसे पारिस्थितिक तंत्र का विकास करना है जो प्रयुक्त कुकिंग ऑयल को बायोडीजल में संग्रह व रूपांतरण करने में सक्षम हो। हर तरह से ईंधन का किस तरह से विकास किया जाए, किस तरह से यूज किया जाए, किस तरह से वेस्ट मटेरियल का यूज किया जाए, सरकार द्वारा हमेशा पहल रहती ही है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के अनुसार गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री जैसे चुकंदर, मीठा शरबत, स्टार्च युक्त सामग्री तथा मानव उपयोग हेतु और अनुपयुक्त क्षतिग्रस्त अनाज जैसे गेहूं, टूटे हुए चावल, सड़ा हुआ आलू का उपयोग करके एथेनॉल उत्पादन करना तथा कच्चे माल के दायरे का विस्तार किया गया और इसका प्रयोग अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने करा, जिसके द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में इथेनॉल का प्रोडक्शन किया गया, जो कि ईंधन के रूप में मार्केट में यूज किया जाता है। तो ये थी कुछ ऐसी योजनाएं जो सरकार के द्वारा लागू की गई है, जिसका प्रयोग जिनको जानकारी है वो कर रहे हैं और जिनको नहीं है अब इन योजनाओं का प्रयोग करना चाह रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिसके द्वारा हमारे आगे की राह में ये ईंधन योजनाएं या ये दिवस क्यों महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम जानते हैं भारत जैसे देश में परिवहन में जैव ईंधन का प्रयोग को बढ़ावा देने से कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने में मदद मिलेगी। अगर हम इन योजनाओं का प्रयोग करें, हम न ईंधन बचाएं या नेचुरल वे से हम ईंधन का प्रयोग करें, बायोमिथेनेशन की प्रोसेस करें, तो हमारे जो वेस्ट मटेरियल है उनका यूज भी हो जाएगा और इसके द्वारा ईंधन का भी प्रोडक्शन हो पाएगा, तो जिससे कच्चे तेल के आयात बिल में क्या आएगी, कमी आएगी। एक बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था बनाने हेतु भारत के पास बड़ी मात्रा में कृषि अवशेष उपलब्ध है। हमें पता ही है हमारा देश एग्रीकल्चर लैंड का बहुत बड़ा क्षेत्र रखता है, तो वहाँ कृषि अवशेष रहते ही हैं। तो इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा तो अवशेषों का यूज भी हो जाएगा और साथ साथ हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट भी होगा। इसके लिए देश में जैव ईंधन के उत्पादन हेतु गुंजाइश बहुत अधिक है, इसलिए जैव ईंधन नई नकदी फसलों के रूप में ग्रामीण और कृषि विकास में हमेशा क्या करता है, मदद कर सकता है। हमने कहा कृषि क्षेत्र है, लेकिन अभी आपको मैंने बताया कुछ नगरीय क्षेत्र के अवशिष्टों का प्रयोग करके भी बायोडीजल बनाया जा रहा है। तो शहरी क्षेत्र में उत्पन्न वाले अवशिष्ट नगर पालिका के कचरे का उपयोग करके स्थायी जैविक ईंधन का उत्पादन करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसको अच्छी तरह से अगर डिजाइन किया जाए तो जैव ईंधन नीति भोजन और ऊर्जा दोनों का उपयोग किया जा सकता है और हमें ऊर्जा प्रदान हो सकती है। एक
एक समुदाय आधारित बायोडीजल वितरण कार्यक्रम जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाता है। फीड स्टॉक को विकसित करना किसानों को लेकर अंतिम उपभोक्ता तक ईंधन का उत्पादन और वितरण करने में स्वागत योग्य कदम होगा। तो हमें ये करना चाहिए कि किस तरह से इसकी अर्थव्यवस्था करी जाए, जो विकसित करने से लेके स्टार्टिंग से के लास्ट तक इसका किस तरह से प्रयोग किया जाता है और ये किस तरह से सप्लाई होता है, इस पर सही ढंग से अगर योजना बनाई जाए तो ये कदम बहुत स्वागत योग्य होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी योजनाएं थी जो सरकार द्वारा लागू की जाती है और इससे हमारे देश को क्या लाभ हो सकता है, इस पर मैंने एक आपको छोटी सी जानकारी दी। आशा करती हूँ आप भी नेक्स्ट टाइम अपने वेस्टेज मटेरियल का प्रयोग करके कुछ बायोडीजल बनाने के लिए सरकार को हेल्प करेंगे और इस दिवस को एक सफल बनाने में सहायक होंगे। धन्यवाद।